राहुल गांधी के जहाँ तक क्रेडेंशियल्स का हक का सवाल है, आप ये बताइए वो अकेला ऐसा शख्स है, अकेला ऐसा नेता है जो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे अकेले बीजेपी और आरएसएस का सामना करे। 3,500 किलोमीटर वो इंसान पैदल चला। ये आराम बात नहीं है। मुझे यहाँ से अपने गेट तक जाना होता है फल लेने के लिए, तो मैं कतरता हूँ पैदल, कभी कुलियों के साथ, कभी बढ़इयों के साथ, कभी गरीबों के साथ, कभी मछुआरों के साथ, गरीब गुरबों के साथ, जिनको कोई नहीं पूछने वाला है, जिनको सब ने नज़रअंदाज कर दिया है। अडानी और अंबानी के जो गुण गाते हैं, उनके साथ वो आदमी खड़ा था। सबसे बड़ी जो कांग्रेस के लिए जो सबसे अच्छी खुशखबरी है वो तेलंगाना से है। तेलंगाना में भी बड़ी जीतोड़ मेहनत की है कांग्रेस ने। अब हारेंगे जीतेंगे नहीं बता सकते। बीजेपी तो तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट थर्ड हो गई। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ये बाजी मार देंगे। राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, किसी वक्त भी जा सकती। राज्यों में जहाँ नेतृत्व कमज़ोर है या पार्टी कमज़ोर है या संगठन कमज़ोर है, वहाँ मोदी जी कितनी भी मेहनत कर दें, लेकिन मोदी जी की मेहनत अकेले ही वहाँ बेड़ा पार नहीं लगा सकती। सेना को भी तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, उसके बावजूद हिम्मत नहीं पड़ी कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, उसका इलेक्शन करा लें। ये डरते हैं कि वहाँ बिल्कुल सुबह साफ हो जाएगा, बिल्कुल असलियत सामने आ जाएगी। बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल लकीर खींच दी है राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने और इंडिया अलायंस ने, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो अर्जुन की आँख कैसा है, वो उनका मेन एम ये है कि पहले बीजेपी को चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, बीजेपी को पहले तीसरी बार सरकार बनाने से रोकिए, उसके बाद। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीवी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही जो पूरी रफ्तार है चुनाव को लेकर वो तेज हो गई है। रैलियों का दौर तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको 2024 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अभी अगर हाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीनों राज्यों में लिस्ट जारी कर दी गई है। 162 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। जितने भी सर्वेज और ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं वो कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और राजस्थान में कांटे की टक्कर है। यहां तक कि अगर तेलंगाना की बात करें तो कई सर्वे कांग्रेस के हक में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है सामने, क्या उसका भी फायदा इन 5 राज्यों में होने जा रहा है? हालांकि ये तस्वीर पहले से ही साफ कर दी गई है कि जो इंडिया गठबंधन है वो दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बना है और राज्यसभा चुनाव में खासतौर पर इन 5 राज्यों में जो होने जा रहे हैं वहां पर सीधे तौर पर 3 राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। फिलहाल ये स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है, इसीलिए सांसदों और मंत्रियों को भी विधायकी का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। तो क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वो जीत की तरफ अग्रसर होगी और इन 5 राज्यों में उसे जीत मिलेगी? इसी तमाम बारीकियों को समझने के लिए, राजनीति के इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जावेद अंसारी साहब जुड़ गए हैं। अक्सर आप उनको टीवी चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते रहे हैं। कई दशकों का उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता का। जावेद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका डीबी लाइव पर। थैंक यू, आपका अभी शुक्रिया कि आपने अभी बुलाया। फिलहाल जी अभी फिलहाल की जो स्थिति आपको नजर आ रही है जावेद साहब, खासतौर पर चुनावी तारीखों का जब ऐलान हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है और उसमें उसने दाव लगाया है अपने मंत्रियों पर, सांसदों पर भी, और जो वहां के मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट्स काट दिए गए हैं। और साफ तौर पर लग रहा है कि जो विरोध के स्वर हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं, खासतौर से राजस्थान की बात करें कि वहां पर जो विधायक है वो रो रहे हैं जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है फिलहाल किसकी स्थिति इन 5 राज्यों में आपको मजबूत नजर आ रही है? देखिए, जो ओपिनियन पोल्स वगैरह आए हैं उससे तो ये जाहिर है, और जो ज़मीनी हकीकत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है वो कांग्रेस के फेवर में है। सबसे बड़ी जो कांग्रेस के लिए जो सबसे अच्छी खुशखबरी है वो तेलंगाना से है।
2 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी वहां तीसरे नंबर पे थी। एक जमाना था जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व था। फिर वाईएसआर रेड्डी का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हो गई वो प्लेन क्रैश में। उसके बाद फिर डिवीजन हो गया स्टेट का। फिर वहां दोनों ही स्टेट में, तेलंगाना और आंध्र दोनों में पिछड़ गई थी कांग्रेस। ऐसा लग रहा था 6 महीना पहले तक, 8 महीना पहले तक, कि बीजेपी जो है वो टीआरएस को चुनौती देगी। लेकिन अब पासा पलट गया वहां, और अपनी आदत के विपरीत, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ये माना जाता है कि कांग्रेसी लोग, ये दिस इज द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। ये जब सत्ता में रहते हैं तो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सत्ता के बाहर वो इनको ये आराम तलब लोग हैं, इनसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने काफ़ी लोगों को ये गलतफहमियां दूर कर दी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बड़ी कमर तोड़ मेहनत की है इन्होंने। इसीलिए आज जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस दावेदार है सत्ता की, वो उस मेहनत का ही नतीजा है। एक तो मेहनत, दूसरा ये कि इन्होंने अपने मतभेद मिटा दिए। जैसे अर्जुन की आंख कैसे निशाना बिल्कुल इस पे है कि पहले बीजेपी को हटा लो। वहां तो कोई लीडरशिप की लड़ाई नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ही अनाउंस कर दिया कि भाई जो दूसरे हकदार हो सकते थे दावेदार, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि न सिर्फ कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बल्कि अगर हमारे नंबर्स आ गए, हम सत्ता में आ गए, तो मुख्यमंत्री भी हमारे कमलनाथ जी होंगे। तो जो सबसे बड़ा तरोड़ा था वही हट गया। दूसरा रहता है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी बड़ी जीतोड़ मेहनत की है कांग्रेस ने। अब हारेंगे जीतेंगे ये नहीं बता सकते। बीजेपी तो तीसरे नंबर पर डिस्टेंट थर्ड हो गई है। अब सारा दारोमदार इस पे है कि टिकट कैसे बांटते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश में का और राजस्थान का सवाल है, वहां भी कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, खास तौर राजस्थान में, क्योंकि वहां वो सत्ता में रहे 5 साल। तो क्या वो बीजेपी के ऐसे हिम्मत जुटा पाएंगे और नए चेहरे लाएंगे, पुरानों को हटा देंगे, ये कहना मुश्किल है। इनके लिए करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं दोनों जगह, खास तौर पे सेंटर में, तो आपके हाथ में आपके पास एल्बो रूम ज़्यादा होता है मैन्यूवरेबिलिटी के लिए लोगों को। और वो भी इतनी भारी भरकम बहुमत है सेंटर में, 2 बड़े ताकतवर नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के। तो वो लोग इस चीज़ को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं। और फिर ये वो केटर बेस्ड पार्टी है। लेकिन अगर कांग्रेस को हार के मुंह में से जीत निकालनी है तो राजस्थान में, तो फिर उनको कोई आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये बताई जा रही है कि जो जिन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनको हटा के नई चेहरे लाए। तेलंगाना में भी कि बड़े संघर्ष के बाद इस पोजीशन में पहुंचे हैं। इस चुनौती को अगर कांग्रेस गवा देगी तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगी आगे। तो ये दोनों जगहों पे, और इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी ये डिपेंड करेगा कि टिकट कैसे बांटते हैं। अगर टिकट ठीक ठाक से ये बांट लेते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ये बाजी मार देंगे। राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, किसी वक्त भी किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन बीजेपी का पलड़ा राजस्थान में फिलहाल भारी है, जबकि बीजेपी में भी अंतर है। अगर जो एस्टैब्लिश्ड फेस है वहाँ, उनकी 2 बार की मुख्यमंत्री और बेहद प्रोफेशनल मुख्यमंत्री थी, बहुत काम किया उन्होंने। अगर वसुंधरा राजे जी को आप किन्हीं कारणों से अब आप उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाना चाहते हैं, तो ये जनता के बीच में इसको लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब 3 बार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप दुनिया भर के एमपीज और मिनिस्टर्स को वहाँ उतार रहे हैं, और ये ओपन क्वेश्चन है। तो ये भी सवाल उठते हैं कि भाई क्यों, इनमें क्या खामी है। तो आखिरी माइल में एक तो कौन टिकट ठीक से बांट लेगा अपने, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और ये जो रिबेल कैंडिडेट्स हैं इनको कौन रोक सकता है, और फिर अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक जो पहुंचा देगा, जीत उसी की हो। जी। लेकिन जावेद साहब, ऐसे में कर्नाटका और हिमाचल की अगर हम बात करें, तो कर्नाटका और हिमाचल में किस तरह से हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद आरएसएस ने एक तरह से वार्न किया था कि अगर आप स्टेट लीडरशिप को साइडलाइन करेंगे, उन्हें अहमियत नहीं देंगे, तो इस तरह के खमियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन राज्यों में सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का नाम तक स्टेज से नहीं लिया जाता है, वसुंधरा राजे को स्टेज से बोलने नहीं दिया जाता है, रमन सिंह भी पूरी तरीके से गायब हैं। तो आखिर क्या नरेंद्र मोदी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है,
कि उनको लगता है कि अभी भी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? जो राज्य के बड़े चेहरे हैं उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करके क्या आपको लगता है जितनी 9.5 साल की जो नेशनल अगर बात करें पॉलिटिक्स की, उसकी जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बावजूद भी क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी उस तरह से बरकरार है कि उनके चेहरे पर स्टेट का इलेक्शन भी जीता जा सके या एटलीस्ट फाइट में उस तरह से आया जा सके? बीजेपी के जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं उनका यही मानना है कि दोनों ही स्टेट में, उनका ये मानना है कि खास तौर मध्य प्रदेश में, क्योंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और ये कोई मामूली बात नहीं होती, तो बेहतर वो यही होगा कि अगर वो लोकल लीडरशिप नहीं, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़े। वो ये मानते हैं कि भाई देखिए, आखिर में मेहनत सारी मोदी जी को ही करनी पड़ती है, तो इसलिए मोदी जी के चेहरे पे लड़े। और वसुंधरा के लिए वो, क्योंकि वसुंधरा क्योंकि इनके इक्वेशन में बैठती नहीं, वसुंधरा जाके नतमस्तक नहीं होती, तो इसलिए वो वसुंधरा को किन्हीं कारणवशों से हटाना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला वहाँ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से इलेक्शंस के बाद ये बीजेपी का निष्कर्ष निकला था कि जहाँ भी राज्यों में जहाँ नेतृत्व कमज़ोर है या पार्टी कमज़ोर है या संगठन कमज़ोर है, वहाँ मोदी जी कितनी भी मेहनत कर दें, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी बीजेपी नहीं, देश में सबसे कद्दावर नेता है, लेकिन मोदी जी की मेहनत अकेले ही वहाँ बेड़ा पार नहीं लगा सकती। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार में जब 14 में लड़े थे नीतीश कुमार और लालू साहब, तब दिल्ली, तो ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे अकेले मोदी जी अपनी तमाम मेहनत और करिश्मे के बावजूद बीजेपी की हार को जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। तो लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी ने अपना नज़रिया बदल दिया और अब सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी जी के झोले में इन्होंने डाल दिया है। आप फर्ज कीजिए, अगर हो सकता है वो ये सोचते हो कि अगर जीत जाते हैं ये स्टेट्स, तो फिर तो 24 के आगे ऐसे ही डंका बजेगा नरेंद्र मोदी का कि देखिए हारी हुई बाजी को जिता दिया नरेंद्र मोदी ने, एक बड़ा मोमेंटम उनके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन मैं उसका दूसरा पहलू भी है, और फर्ज कीजिए कि अगर नहीं जिता पाते हैं, तो फिर तो बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जिता पाए बीजेपी को। अब इतनी बुरी हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी भी नहीं उठा पाए। और ये भी बात सही है कि 2014 और 2019 में जो स्थिति थी वो 2024 में नहीं है। जीते या हारे मैं नहीं बता सकता अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन एक चीज तो मैं कह ही सकता हूँ पूरे दावे के साथ, वो ये कि 2024 का चुनाव 19 और 14 से मुख्तलिफ होगा, बड़ा कांटे का चुनाव होगा, और 9.5 साल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी। उनकी चलिए कामयाबियां भी हैं, लेकिन फिर ये तो नेचुरल प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ रहा है। और मुझे राज्य के चुनाव में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ज़्यादा 400, कम से कम 400, 450 सीटों में 1 to 1 होगा, बीजेपी वर्सेस दी ऑपोजिशन। तो जब एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट एक और बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा तो वोट का डिवीजन भी कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, क्या आप इसको 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं कि इस सत्ता का सेमीफाइनल है, लेकिन ये जो 5 राज्य हैं ये एक बड़ा हिस्सा देश का कवर करते हैं। उत्तर पूर्व के राज्य से लेकर दक्षिण और मध्य के राज्य इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में क्या आप इसको सत्ता का सेमीफाइनल मानते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है जावेद साहब कि राज्य में और जब नेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस में जनता बिल्कुल अलग तरीके से वोट करती है। 2004 का एग्जाम्पल मौजूद है जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन इसी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव वो हार गई थी। 2019 में जब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो वो इन तीनों राज्यों के चुनाव वो भी हार गई थी। तो ये एग्जाम्पल ये बताते हैं कि राज्य और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जनता बिल्कुल अलग तरीके से अलग मुद्दों पर वोट करती है। लेकिन अगर इन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, माना कि 3 से 4 राज्य अगर वो जीत जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक बेहद मजबूती मिलने जा रही है और राहुल गांधी खासतौर पर एक चेहरे के तौर पर जो उभरे हैं कर्नाटक और हिमाचल के इलेक्शन के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसमें और मजबूती आएगी? और जिस चीज से मैंने शुरू किया था कि क्या आप इसको सेमीफाइनल वाकई में मानते हैं?
बुशरा, अगर देखिए, पहला अगर इतिहास में हम जाएं, अगर 2014-2019 में, तो जो स्टेट्स जीते थे, स्टेट्स और लोकसभा का इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी जिस टिकट पे होते हैं, जब उनकी लीडरशिप का सवाल होता है, तो जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट देती है, जैसे 14 और 2019 में था। लेकिन फर्ज कीजिए कि वही पैटर्न फिर दोहरा देता है, तो नरेंद्र मोदी जी तो मैक्सिमम सीट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लोकसभा में जीत गए थे। अब जितनी जीत गए थे उससे ज्यादा तो वो जीत नहीं सकते हैं। जो मध्य प्रदेश में सारी सीट जीत गए थे एक के सिवा, राजस्थान में भी, हम्म। छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त बहुमत से जीते थे वो लोग, तो उससे ज्यादा तो वो जीत नहीं सकते। तो चलिए, अगर मैं आर्गुमेंट सेक पे फर्ज कीजिए कि वो सारी जीत लेते हैं, लेकिन जो 40 में से 39 सीट बिहार में जीते थे जेडीयू के साथ, अब जेडीयू आरजेडी के साथ है, जेडीयू दो तीनों लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस और जो छोटी मोटी पार्टी, 11 पार्टियां एक तरफ हैं, बीजेपी एक तरफ है। तो 40 में से 39 कैसे वो जीतेंगे? वो जो कमी वहां की होगी, लोग ये कहते हैं कि अगर डबल डिजिट में आ जाए तो बहुत अपने को खुशकिस्मत समझना चाहिए। तो जो फिर वो जो सीटों का घाटा होगा वो कहाँ से पूरा होगा? कि हम राजस्थान में तो जो मैक्सिमम थी, और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो हमने दे दिया। कर्नाटका में जहां ज्यादा था, अब वो सत्ता में नहीं हारे हैं। अच्छा, पहली बार पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में फर्क ये है कि कांग्रेस भी थोड़ा सा अब चौकन्ना हो गई है, तो वो भी लाभार्थी स्कीम्स जो, अब आप कर्नाटका में देखिए, एमएलए कांग्रेस के शुरू में नाराज थे कि कोई फंड नहीं रिलीज हो रहा डेवलपमेंट के। ये उन्होंने, सरकार ने कहा कि फंड इसलिए नहीं रिलीज हो रहा है कि वो फंड सारा जो वो लाभार्थी स्कीम्स 5 जो वादे थे औरतों के लिए, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, भी गरीबों के लिए वगैरह वगैरह, उनके लिए वो जो लाभार्थी स्कीम्स हैं उनमें जा रहा है। तो वो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं। यही राजस्थान में भी खूब खूब वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी अनाउंस हुई। तो इन सब चीज़ों को मैं अगर ये भी मान लूँ कि चलिए, अगर 100% सक्सेस नहीं होगा, तो अगर कांग्रेस, अगर बीजेपी की वहाँ सीट्स रिड्यूस हो गई, तो ये इसकी भरपाई कहाँ से होगी? फिर चलिए, महाराष्ट्र, वो दूसरा स्टेट था जहाँ इन्होंने खूब शिवसेना के साथ मिलकर जीत गए थे बहुत सी सीटें। अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ है, शिवसेना को भी तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, उसके बावजूद हिम्मत नहीं पड़ रही कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है, उसका इलेक्शन करा ले। उससे पिछले साल गर्मियों में हो जाना चाहिए था। अब ये 2023 का जाड़ा आ गया, शुरू होने वाला है, और कहीं नामो निशान नहीं है। उसकी वजह ये डरते हैं कि वहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल असलियत सामने आ जाएगी। देखिए पहले क्या हुआ, अभी लद्दाख काउंसिल में, जहाँ से इनका एमपी था, और राहुल गांधी को पिछली लोकसभा में टोक रहे थे, कह रहे वहाँ आके तो देखिए वहाँ क्या हुआ, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर वहाँ सुपड़ा साफ कर दिया, वहाँ नामो निशान नहीं रहा बीजेपी का। तो महाराष्ट्र में भी जब चुनाव होगा, फिर रही तेलंगाना में, चाहे बीआरएस जीते, ये वहाँ क्लियर है, वहाँ फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, तो चाहे बीआरएस जीते या कांग्रेस जीते, ये तो बीजेपी के तो खाते में नहीं जा रहा है। केरला में भी लेफ्ट से समझौता नहीं होगा, तो चाहे लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, वहाँ तो इंडिया के ही खाते में आएगा। बंगाल में भी चाहे ममता बनर्जी जीते या कांग्रेस जीते या लेफ्ट जीते, वो बीजेपी के तो खाते में नहीं आएगी। तो ये जो जहां से घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई कहाँ होगी? अभी तो ठीक है, गोदी मीडिया के जरिए और विज्ञापनों के जरिए और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए आप जो भी डंका बजा लें, लेकिन ग्राउंड पे जो स्थिति है वो कहीं कुछ और है। जी, बिल्कुल। और जो फिलहाल आप पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, ये दरअसल आम चुनाव नहीं है, ये कहीं ना कहीं नजरियात की एक तरह से जंग भी है, एक ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर भी है, जहां पर मोहब्बत और नफरत की बात की जाती है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जहां पर सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात हो रही है, जातिगत जनगणना कराकर, और ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से, और बार बार कहा जा रहा है, बारहा ये कहा जा रहा है रैलियों से लेकर संसद के अंदर और बाहर सब जगह, कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके सर्वे
जो है वो सार्वजनिक करेंगे और हमारी सरकार अगर बनती है 2024 में तो पूरे देश भर में कराया जाएगा। और बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को आखिर डर क्यों लग रहा है, और कहीं ना कहीं डर जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। जिस ओबीसी का कार्ड खेलकर 2019 में सबसे ज्यादा ओबीसी के उन्होंने वोट लिए और सबसे ज्यादा परसेंटेज में उनको वोट गए, उन्हीं की बात अब वो मंचों से नहीं करना चाहते हैं। अब वो जाति के आधार पर बांटने की बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, और इस सब को बिल्कुल वो दरकिनार कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये जो फिलहाल नजरियात की जो जंग फिलहाल चल रही है, जो अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट हुआ करते थे उनको खुले तौर पर कहा जा रहा है जब से इंडिया गठबंधन बना है और एक मजबूती आई है, इसका नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को इसका फायदा होता देख रहे हैं आप? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल लकीर खींच दी है राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने और इंडिया अलायंस ने, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बौखलाहट का तो ये आलम है। बौखलाहट का सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले ये इनका ये मानना, ये हिंदुओं को 80% का मानना था, 82% हिंदू के अकेले दावेदार हम हैं, उनको यूनाइट कर दो अल्पसंख्यकों के खिलाफ और बेड़ा पार हो जाएगा। अब इनको ये डर है कि वो हिंदू समाज में बंटवारा हो जाएगा जाति के नाम पे। जो पार्टियां आरजेडी, एसपी, जेडीयू, कांग्रेस, जो भी आगे बढ़ के डीएमके, जो आगे लेफ्ट पार्टीज जो आगे बढ़ के इसके पक्षधर हैं, उनको फायदा मिलेगा। अब बौखलाहट का आलम यह है कि पहले ये कहा गया कि देखिए पहली बार अल्पसंख्यकों का दर्द जागा इनके दिल में। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो षड्यंत्र है अल्पसंख्यकों का हिस्सा और उनकी प्रगति पर रोक लगाने के लिए। फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ कहा कि नहीं ये दरअसल हिंदू समाज को बांटने के लिए है। तो अभी ये बौखला गए हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके खिलाफ क्या रणनीति, कौन सा मुद्दा। लेकिन मुझे ताज्जुब होगा अगर ये कोई मुद्दा लेके आएंगे नहीं, कोई ना कोई रणनीति, कोई ना कोई इसकी काट ये सोच रहे होंगे। अभी वो सही फॉर्मूला बैठा नहीं खोज पाए ये, और जब हो जाएगा तो ये वो मुद्दा ऐसा लेके आएंगे कि इससे कोशिश करें कि इसकी काट हो। तो जो इस मुद्दे के पक्ष में संघर्ष कर रहा होगा उसको वोट मिलेगा। एक बात ये भी है कि जो इसके खिलाफ हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वो अब इंडिया अलायंस को छोड़ के, जो थोड़ी बहुत इंडिया अलायंस के फेवर में भी हैं, वो बीजेपी के पास। लेकिन अभी मेरे एक सीधे कांग्रेस के नेता और जेडीयू के नेता से बात हो रही थी रात, उनका ये कहना है भाई ये लोग हमें कब ज़्यादातर वोट भी नहीं देते थे, ये ज़्यादातर बीजेपी को देते थे, तो जो हमें नुकसान होगा इनके छटकने से उसकी कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाएगी ये कंसोलिडेशन से। पिछड़ा, अति पछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इसके, और जो इसकी लड़ाई लड़ेगा, जो इसके लिए संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में जब मंडल आया था 1989-1990 में, तब उस वक्त कांग्रेस उसके साथ नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने ये परिवर्तन कर दिया है। राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने ये अपनी पार्टी को की लाइन बदलवाई है। इस पे वो हो गए हैं कि नहीं, इसका समर्थन करना चाहिए। अब क्या राहुल गांधी चेहरा उभर के आएंगे? मुझे ये नहीं लगता। मेरी जो अभी तक खबर है वो ये, राहुल गांधी 2024 में उम्मीदवार नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। उनके इर्द गिर्द के लोग जरूर ये शोर मचाते वो ये चाहते होंगे कि राहुल प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, लेकिन राहुल नहीं। राहुल का वो अर्जुन की आंख कैसा है, वो उनका मेन एम ये है कि पहले बीजेपी को चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, बीजेपी को पहले तीसरी बार सरकार बनाने से रोकिए, उसके बाद। और उनके पास राहुल गांधी नहीं भी होंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास और कैंडिडेट हैं। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि 2024 में देश के आज़ादी के अमृत काल में अगर देश का प्रधानमंत्री कोई दलित हो, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इंडिया अलायंस वो कर देता प्रोजेक्ट, तो पहला दलित प्रधानमंत्री, उससे क्या फिजा बदलेगी, कैसा लोगों में क्या असर आएगा, आप सोचिए। तो ये भी अब जब ये इसकी ही राजनीति हो रही है तो फिर भाई दलितों का भी को भी तो हक मिलना चाहिए, वो तो सबसे बड़ी संकट। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ पत्ते हैं जो छिपे हुए हैं, जो वक्त आने पर जो है वो कार्ड जो है वो खोले जाएंगे। और क्योंकि अभी फिलहाल, हालांकि राहुल गांधी कभी अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि आई एम द फेस, ना कांग्रेस की तरफ से उस तरह से कहा जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता हैं,
कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, अगर उनके लीडर जो है उसकी इमेज बदल रही है, एक्सेप्टेबिलिटी बदल रही है, तो वो उत्साह उनमें आता है और वो देखा भी जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं में। 2014 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो शायद कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इतना उत्साहित नहीं नजर आया जितना वो हाल फिलहाल में तकरीबन 1 साल में वो नजर आता है। तो आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं, जब जातिगत जनगणना को लेकर भी जब उनसे बात की गई और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हम किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सामाजिक न्याय के लिए हम कर रहे हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली तब भी उन्होंने कहा कि मैं लोगों को मोहब्बत के नाम पर जोड़ना चाहता हूं, जो हमारी रिवायतें हमारे इस देश की रही हैं उसको फिर से कायम करना चाहता हूं। ये किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है, हालांकि उसका बाय प्रोडक्ट तो वही है कि आपको पॉलिटिकल गेन होगा। तो आपको लग रहा है कि अभी बहुत कुछ 2024 से पहले होना और देखना बाकी है, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। हर पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन में ऐसा होता है कि इलेक्शन के वक्त नए नए लोग पाला बदलते हैं, नई नई पार्टियां जुड़ती हैं, कुछ अलग होती हैं, नए शख्सियात जुड़ते हैं, नए इश्यूज आते हैं। तो कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने ये इंडिया अलायंस का मुद्दा ये एक लकीर खींच दी है आइडियोलॉजिकल नज़रियाती। अब देखना ये है कि और पार्टियां कैसे रिएक्ट करती हैं। और कभी कभी देखिए कुछ फैसले कुछ चीज़ें वक्त करा देता है, हालात करा देते हैं। कभी कभी ऐसा 2004 में मुझे याद है, सब ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत के सामने कौन खड़ा हो सकता है। और 2004 में यूपीए ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, मनमोहन सिंह जी का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि तो अगर नंबर आ गए तो फिर मुझे खूब बिल्कुल वो है, ये है यकीन है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे कि राहुल गांधी बन जाए, लेकिन गांधी परिवार खुद फिलहाल इसमें नहीं है। और राहुल गांधी के जहाँ तक क्रेडेंशियल्स का हक का सवाल है, आप ये बताइए वो अकेला ऐसा शख्स है, अकेला ऐसा नेता है जो सुबह दोपहर शाम 24 घंटे अकेले बीजेपी और आरएसएस का सामना करता है। डरे नहीं, उन पे ईडी हुई, उन पे फलाना केस हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन बोलते रहे। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कन्याकुमारी से लेके 3,500 किलोमीटर वो इंसान पैदल चला। ये आराम बात नहीं है। मुझे यहाँ से अपने गेट तक जाना होता है फल लेने के लिए तो मैं कतरता हूँ पैदल। आप बताइए 3,500 किलोमीटर जो आदमी पैदल चले। और फिर दूसरा फेज भारत जोड़ो यात्रा का मैं सुन रहा हूँ कि अंडर कंसिडरेशन है। कभी कुलियों के साथ, कभी बढ़ाइयों के साथ, गरीबों के साथ, कभी मछुआरों के साथ, गरीब गुरबों के साथ, जिनको कोई नहीं पूछने वाला है, जिनको सबने नज़रअंदाज कर दिया है, अडानी और अंबानी के जो गुण गाते हैं, उनके साथ वो आदमी खड़ा रहता है। तो राहुल गांधी की मकबूलियत और राहुल गांधी की इज्जत मैंने ये देखा आम आदमी में। मेरा जो ड्राइवर है, जो हमारे यहाँ सब्जी देने आता है, जो हमारे यहाँ जो हम लोगों के कपड़े धोता है, सब ये कहते हैं कि नहीं साहब देखिए बात तो हम लोगों की एक ही आदमी करता है। तो राहुल गांधी ने अपने लिए जगह बनाई है, जो अपने लिए जगह बनाई है। अब वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, भाई वो तो उनके घर में A to Z सब प्रधानमंत्री हुए हैं। वो अभी नहीं बनेंगे तो अगली बार जब कांग्रेस की जब भी बारी आएगी बन जाएंगे। राहुल उनका फिलहाल यही नजरिया है। अब आइंदा चल के क्या होता है, कैसे हालात हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल उनका यही है कि उनका जो प्रायोरिटी है बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की। बाकी चीजें सब बाद में देखी जाएगी। बाकी चीजों को अगर कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम लगभग हर रोज देखते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म, ऑफिशियली जो फॉर्मल थी वो शायद खत्म हो गई हो, लेकिन अदरवाइज उनके पूरे देश में भारत को जोड़ने की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। और जहां कहीं भी चाहे रामेश्वर जो सब्जी वाले थे उनसे लेकर कुलियों से लेकर तमाम लोग ये नहीं कहते प्रधानमंत्री से उन्हें मिलना है, नरेंद्र मोदी से मिलना है, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, जो विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाना चाहते हैं, लेकिन लोग मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता नजर आता है जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दीवार के उनसे उनके जैसा बनकर मिलता है, उनके बीच में बैठकर उनकी तरह उनकी बातें करता है, सुनता है और देश में उनकी आवाज को उठाता है। यही वजह है कि पूरे तरीके से उनकी इमेज जो है वो बदल गई है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर जावेद साहब हम बात करें
क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने वहां पर जिस तरह का सांप्रदायिक कार्ड खेला, जो कन्हैया लाल की उन्होंने बात की और उसके बाद कहा कि जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं उसमें कैसे पत्थरबाजी होती है, तो वहां से उन्होंने शुरुआत कर दी है राजस्थान से सांप्रदायिक कार्ड खेलने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिरी तुरुप का इक्का उनके पास यही है कि जब सब कुछ फेल हो जाए तो इसी पर ही एक बार फिर से समाज को बांट कर उनको एक बार फिर से ठगा जाए। 2024 की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि अगर इन राज्यों में हार भी होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्हें लगता है कि अभी जनवरी में अयोध्या राम मंदिर के कपाट खुलने हैं, वहां इनॉग्रेशन होना है, वो उनके पास एक मुद्दा है। और फिलहाल मैं देख रही हूं कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक जरिया बनाकर जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें गेन करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि आखिर में लौटकर तो आना उसी पॉलिटिक्स पर है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को? देखिए, तो कौन सी नई बात है? भारतीय जनता पार्टी और खासतौर प्रधानमंत्री जी ये तो हमेशा से ही इन मुद्दों का फायदा उठाते हैं, इन मुद्दों को करते हैं। इलेक्शन में ना वो समटाइम्स ही इज लेस देन प्राइम मिनिस्टर, मोर ऑफन देन नॉट ही इज लेस देन प्राइम मिनिस्टर। जो एक प्रधानमंत्री की शख्सियत है, जो प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट की जाती है, जो अपेक्षा होती है, उससे कभी कभी प्रधानमंत्री जी भटक जाते हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटका में भी ट्राई किया था, बिहार में भी कर चुके हैं, बंगाल में भी कर चुके हैं। बंगाल में देखिए क्या क्या कर रहे थे, दीदी ओ दीदी और क्या क्या मना। ऑपोजिशन को, इंडिया अलायंस को इलेक्शन लोकल रखना पड़ेगा। जो जो मुद्दे जिससे लोगों के रोजी रोटी जुड़ी है, जो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इंडिया अलायंस की दूसरी मीटिंग हुई तो 200 कम कर दिया इन्होंने। तो उसके बावजूद भी इतनी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे लोग कहते हैं है ना, इकोनॉमिकली लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वो इश्यूज को आप अगर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जाएंगे तो फिर आप उनकी पिच पे खेलना शुरू करेंगे। तो इसलिए हमास और इसराइल के बीच में क्या हो रहा है, उसको जो आदमी हमारे गांव में बैठा है, उसके घर में बिजली नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, वो उस मुद्दे पे कुछ से ज्यादा असर होगा उस पर, या वहाँ इसराइल में क्या हो रहा है उसको तो पता नहीं कि दुनिया के भूगोल में इसराइल कहाँ है और फिलिस्तीन कहाँ है, वो क्या बताएगा। तो ठीक है, अपना ये सारे चीजें हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएंगी, लेकिन जो अपने मुद्दे हैं, जो अपनी ताकत है, और उनको ये इस बात का लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि देखिए ये जो मेन मुद्दा है, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो ताकि सबको पता चले और उसी जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से लोगों को अपना हक मिले। और उन चीज़ों से डाइवर्ट करके तो कभी हमास की बात करेंगे, तो कभी किसी की बात करेंगे, कभी कुछ की बात करेंगे। भाई फिलिस्तीन के लिए तो आपने इसराइल की मदद के लिए तो वहाँ के प्रधानमंत्री से भी फ़ोन पे बात कर ली, हमदर्दी भी जता दी। मणिपुर जो भारत का अटूट अंग है, उसके बारे में अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको उठाया जा सकता है लोकल इश्यूज पे, जो जिन इश्यूज से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, एक आम आदमी, वो उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपनी जो वो राग अलापेंगे उससे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो हकीकत ये भी है। जी बिल्कुल। और आखिरी मेरा आपसे सवाल कि क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में खासतौर पे 2024 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो सब पर भारी पड़ सकता है? और क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस को भी मुश्किलें आ सकती हैं? क्योंकि अगर आप जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो टिकट बंटवारे में भी आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा और तमाम चीजों में भी आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के क्या कुछ दल इसको लेकर अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं? और क्या ये आखिरी ऐसा एक तीर है जो सही निशाने पर लगा है और 2024 में ये बड़ा फायदा देने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी नुकसान हो सकता है अगर वो इसके फेवर में नहीं आते हैं तो? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक मुद्दा है, ये विवादास्पद होगा। मैं बता दूं, इसके पक्ष में भी जो लोग हैं बड़ी दिलोजान से इसके पक्ष में, जो इसके मुखालिफ हैं वो इतनी शिद्दत से उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में भी सब लोग एक पन्ने पे नहीं है इस पे। जैसे ममता बनर्जी हैं, उनका ये मानना है कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा मत आगे बढ़ाइए। वो इसलिए भी है कि बंगाल में उनको लगता है कि फिर वो अपाकाश जो है वो ड्रिफ्ट करके जाएगा बीजेपी की तरफ, वो बीजेपी को ताकत नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो और पार्टियां हैं, और फिर सारी पार्टियों के लिए, पार्टियों के नेतृत्व के लिए एक चुनौती तो है ही है
कि ये आपने कह तो दिया कि भाई इनको जितनी जितनी संख्या, तो फिर संख्या के हिसाब से रोकिए, जब सेंसस होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको कौन रोक रहा है उनको अपनी पार्टियों का टिकट देने के लिए? और कांग्रेस ये सारी चीजों को ब्लंट कर सकती है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को का वो कह रहा चेहरा आगे कर रहे हैं। तो ये एक भारी, ये एक बहुत अहम मुद्दा होगा और इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे, किस हद तक, किसके फेवर में, किसके खिलाफ। ये तो अब जब वोट कास्ट होगा, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, फिर जब वोट पड़ेगा तब ही खुले तौर पे आदमी बता सकता है। लेकिन ये एक मुद्दा आ गया, अब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये अपनी छाप छोड़ेगा ये 2024 के इलेक्शन पे। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार इसको अपने मंचों से बार बार कह रहे हैं, 90 सेक्रेटरियों में 3 ओबीसी, सिर्फ 5% आप पूरे देश का फैसला करते हैं, ये वो बात कह रहे हैं। आदिवासियों की कल उन्होंने बात की थी और इससे पहले लगातार वो SC ST आदिवासी ओबीसी की बात लगातार वो कर रहे हैं। जिस तरह की कांग्रेस की सियासत रही है उससे बिल्कुल अलग वो यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की यह गलती है कि उन्होंने इस बारे में पहले नहीं सोचा। आजकल आप ये देखें कि दोनों तरफ की पॉलिटिक्स देखें, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल है वो ना कभी अपनी गलती मानते हैं, ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही माफी मांगते हैं और ना ही उसकी इस तरह की किसी भी चीज में वो यकीन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, गलतियां उन पर माफी भी मांगते हैं, लोगों से जाके सीधा संवाद भी करते हैं। और ये पूरी तरीके से एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स फिलहाल नजर आ रही है, 2 हिस्सों में बटी हुई भी नजर आ रही है। देखना होगा 5 राज्यों में किसका पल्ला रहता है भारी और उसके हिसाब से 2024 की क्या पटकथा लिखी जाएगी, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए DB लाइव के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।